और मरमेड भी छड़ी को कस के पकड़ लेती है। फिर गीद और बाज मरमेड को लेकर उड़ जाते हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जहाज तैर रहा था। जहाज का एक मछुआरा जहाज के डेक पर खड़ा होकर दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। जब वो दूरबीन से देख रहा था तब उसने देखा कि एक सीगल पक्षी का पैर मछली पकड़ने का जाल में फंस गया है और वो उड़ नहीं पा रहा है। कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वहाँ एक मरमेड आती है। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर देती हूँ। ठीक उसी वक्त मछुआरा की नजर मरमेड पर पड़ता है। अरे ये तो एक मरमेड है और मैंने सुना है कि ये मरमेड जहाँ रहते हैं उस जहाँ को सजाने के लिए ये मरमेड बहुत सारे मनी, हीरे, मोती जमा करके रखते हैं। मैं जल्दी से सबमरीन लेके उसका पीछा करता हूँ। फिर मछुआरा ने अपने साथी को बुलाया और सारी बात बताने के बाद वो खुद मरमेड का पीछा करने चला जाता है और मरमेड का पीछा करते हुए समुद्र के नीचे जाके देखता है कि मरमेड एक सुंदर बिस्तर पर बैठी है। तभी मछुआरे ने दूर से ही एक जाल फेंक के उसे पकड़ लेता है और बहुत सारे हीरे मोती लेकर लौट आते हैं। फिर इसके बाद मरमेड को जाल में बंदी बना के दोनों मछुआरे मिलके मरमेड को घर ले जाते समय सीगल उसे देखता है। तभी अरे ये क्या, मेरे दोस्त मरमेड को वो दोनों मछुआरे ने पकड़ लिया है। मरमेड आज सुबह ही मछली पकड़ने की जाल काटकर मुझे बचाई थी और अब वो खुद मछुआरे के जाल में फंस गया है। हाँ, अब मुझे उसको बचाना चाहिए और इसलिए मुझे बाकी पंछियों से मदद लेना होगा। फिर सीगल जंगल की तरफ चला जाता है और पक्षियों के झुंड में जाके पूरी घटना बताता है। तभी तोता कहती है, तुम चिंता मत करो सीगल, मरमेड तुम्हें बचाई, यानी हमारे दोस्त को बचाई, तो उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। तभी मैकाऊ ने कही, तुमने बिल्कुल ठीक कहा तोता, हम सब सीगल के साथ है, लेकिन मरमेड है कहाँ? पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी मोर कहता है, तो फिर साथियों देर मत करो, चलो सब। हाँ चलो चलो, हम सब चारों ओर अच्छी तरह से देखते हैं। फिर कौवा, मोर, तोता, मैकाऊ, मुर्गा, बाज, गीद सब मिलके मरमेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मरमेड का कोई आता पता नहीं मिलती। तभी सब लौट आते हैं। फिर सीगल से बाज ने कहा, नहीं भाई सीगल, हमें तो मरमेड कहीं नहीं दिखी। हाँ, मुझे भी नहीं दिखा। तभी मोर कहता है, लेकिन हम सब चुपचाप बैठ नहीं सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा। गिरध जी, आप ही कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है कि केवल फूल परी ही हमें इस समस्या का कोई उपाय बता सकता है। तो फिर ठीक है, चलो हम सब फूलपरी के पास चलते हैं। इसके बाद सब मिलके फूलपरी के पास जाते हैं और वहाँ जाके तोता कहती है, फूलपरी, फूलपरी, फूलपरी तुम कहाँ हो? क्या बात है तोता, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हमारे दोस्त मरमेड को दो मछुआरे ने पकड़कर ले गया है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मरमेड को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, तुम सब मेरे साथ आओ। इसके बाद सब फूलपरी के साथ जाते हैं और फूलपरी एक शांत जलाशय के पास
रुकती है। फिर अपनी जादू की छड़ी को स्पर्श करती है। तभी पानी की तरफ देख के कहती है कि मरमेड को उस दोनों मछुआरे ने एक बड़ा सा कांच के जार में बंदी बना के रखे हैं और वो दोनों जब मरमेड को पकड़ने गए थे तब वहाँ से बहुत सारे हीरे, मोती और बहुत सारे अनमोल रत्न लेकर आए थे। अब वो दोनों ने मरमेड को कह रहा है कि सुनो जलपरी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे मोती का खोज है। हमें सिर्फ उस जगह के बारे में बता दो। तुम भूल कर रहे हो, ऐसे कोई जगह नहीं होती। बस मुझे जितना मिला था वो तुम लेकर आए हो, अब छोड़ दो मुझे। अगर तुम हमें उस जगह के बारे में बता दोगे तो हम तुम्हें इस कैद से मुक्त कर देंगे, नहीं तो तुम्हें बेचकर हम बहुत माल कमा सकते हैं, समझी? उन्होंने मरमेड को बेच देने की धमकी दे रहे हैं और कल सुबह होते ही वो दोनों जंगल के पास वाले बाजार में मरमेड को बेचने के लिए लेकर जाएंगे। फिर तो कल ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर कौवा ने बोली, मेरे दिमाग में एक विचार आई है। अगर तुम सब राजी होते हो तो ही वो हो पाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। तभी मुर्गा ने बोला, हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो क्या करना है? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब। फिर कौवा ने पूरा प्लान बताता है और उसी प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह होते ही सभी पंछी मिलकर बाजार के पास एक बड़ा सा पेड़ पर बैठे रहते हैं। फिर दोनों मछुआरे ने मरमेड को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद प्लान ए अनुसार सबसे पहले सीगल मरमेड के पास जाता है और मरमेड, कैसी हो तुम? तुम कैसे हो सीगल? मैं ठीक हूँ। सुनो मरमेड, हम सब पंछी मिलके तुम्हें बचाने आए हैं। बाज और गिर्द एक छड़ी लेकर आएंगे। तुम्हें सिर्फ उस लकड़ी की छड़ी को कस के पकड़नी होगी, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ये कह के सीगल चला जाता है। फिर कौवा के कहने पर प्लान बी अनुसार मोर जाके दोनों मछुआरे के सामने एक पेड़ के नीचे पंख फैला के नाचने लगता है। तभी अरे ये मोर कहाँ से आ गया? कितना सुंदर है ना? और प्लान सी अनुसार मैकाओ और तोता जाके उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तूने देखा मैकाओ, मोर का पंख कितना सुंदर है और कितना सुंदर से नाच रहा है। हाँ तोता, तूने बिल्कुल ठीक कहा। ये नाच देख के मेरा तो दिल भर गया रे। अरे ये क्या, बोलने वाला तोता और मैकाओ? अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है भाई। अब इस मोर को, तोता को और मैकाओ को पकड़ूंगा और बेच भी दूंगा। हाँ हाँ, तू जाके मोर को पकड़, मैं जाके उस तोता और मैकाओ के ऊपर जाल फेंकता हूँ। फिर दोनों मछुआरे ने उन तीनों पंछियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे की तरफ प्लान डी अनुसार गिद्ध और बाज एक लकड़ी की छड़ी लेकर मरमेड का झाड़ के ऊपर पकड़ते हैं और मरमेड भी छड़ी को कस के पकड़ लेती है। फिर गिद्ध और बाज मरमेड को लेकर उड़ जाते हैं। तभी प्लान ई अनुसार मुर्गा चीख कर इशारा कर देता है, कुकुरुकू। भाग जा मोर, भाग जा, हम भी भाग रहे हैं।
फिर तोता, मैकाऊ, मोर सब एक साथ भाग जाते हैं और सीधा समुंदर के किनारे पहुँच के मरमेड को पानी में छोड़ देते हैं। तभी मरमेड कहती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने मेरी जान बचाई। मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगी। हम तुम्हारे मित्र हैं और मित्रों का कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने मित्रों को रक्षा करें। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। अलविदा दोस्तों। फिर मरमेड वहाँ से चली जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में लौट जाते हैं। उस गहरी रात की बात है जब चल रही थी तेज तूफान और बारिश, जिसके आवाज के कारण कभी कभी महल के अंदर रात जती सी की पानी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। भविष्यवाणी यही है, इस कन्या को त्यागना ही सही रहेगा महाराज। क्यों? भविष्यवाणी मुझे बताओ, ऐसा क्या अनर्थ होगा कि त्यागने की बात कर रहे हैं? महाराज, इस कन्या के लिए राज्य, राज परिवार, इसके साथ माता और पिता का भी जान का खतरा है और सब कुछ तबाह हो सकता है। ये कन्या भविष्य में एक जहरीली नागिन बन जाएगी। जब ये 18 वर्ष की होगी, उस रात में ही ये नागिन बन जाएगी। इस कन्या को त्यागना ही राज्य के लिए मंगलमय होगा। अगर तुम राजज्योतिष ना होते, अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग करके लोमड़ी को खिला देता मैं। और एक भी बुरा शब्द कहने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन राजा राजज्योतिषी की बानी टाल नहीं पाई और अपनी बेटी को त्यागने की ठान ली। उसी रात को रानी यस्मीन और राजा चंद्र ने महल के पीछे भागीरथी के पानी में नवजातिका इंदुबाला को एक बड़ा सा टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया। धीरे धीरे वो बड़ा सा टोकरी नदी के पानी में बह के बहुत दूर जाने लगा। इस रात का इतिहास 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं जान सका। ऐसी चांदनी रात में समुंदर के ऊपर तैरना कितनी अच्छी लगती है। रात के अंधेरे में ना आते हैं इंसान, ना रहते हैं हमारे जीवन का डर। दिल खोल के तैरने में बहुत मजा आता है ना? बहन लालिमा, जरा धीरे बात करो, ध्यान से सुनो। इतनी रात में कौन रो रही है यहाँ पर? ये कैसी माया है? समंदर के ऊपर इंसानी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे वो क्या है? उस दिशा से बह के ये क्या आ रहे हैं? वो बड़ा सा टोकरी धीरे धीरे करके जलपरियों की तरफ आने लगी। नीलिमा जलपरी और लालिमा जलपरी मन में थोड़ा संदेह लेकर उस रहस्यमय रोने का कारण जानने के लिए वो बड़ा सा टोकरी के सामने देखने के लिए गई। बहन देखो, ये तो एक बच्ची है। ये कैसे पत्थर दिल माता पिता है, एक नवजात शिशु कन्या को ऐसी खुले समंदर में बहा दिया है। हम इस कन्या की देखभाल करेंगे। चलो हमारे साथ ले जाते हैं। हमारे जल साम्राज्य के पास में जो द्वीप है, उस द्वीप में ले जाके इस कन्या को प्यार और ममता से देखभाल करेंगे। हम दोनों ही बनेंगे इस कन्या की माँ। दोनों जलपरियां ये बातें करते करते उस द्वीप की एकदम नजदीक आ पहुंची। तब तक सुबह हो चुकी थी। यहाँ दिन के उजाले में भी जलपरियों के जान का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इस जगह के बारे में कोई इंसान नहीं जानता था। ये द्वीप स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ चारों तरफ हरे पेड़, नदियाँ, पंछियों की आवाज, सिर्फ शांति ही शांति है। बहन नीलिमा, हमारे इस द्वीप में तो सब कुछ है, सिर्फ रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं जादू से इस बच्चे के लिए एक मिट्टी का घर बना देती हूँ। इतना कहकर लालिमा जलपरी ने हाथ घुमाकर जादू कर दिया और तुरंत ही एक मिट्टी का घर बन गया और नीलिमा जलपरी बच्ची को गोद में लेकर पानी से गायब होके मिट्टी के घर के अंदर प्रकट हुई। फिर लालिमा जलपरी भी उनके पीछे पीछे घर के अंदर आई। बहन, हम
ऐसे जल परी के रूप में ही हमारे बेटी को पालेंगे। लेकिन अब हमें जल साम्राज्य में वापस जाना चाहिए। तुम हमारी बेटी को अपनी जादू से सुला दो। नीलिमा जलपरी और लालिमा जलपरी ने अपनी बेटी को सुला दिया और जल साम्राज्य में वापस चली गई। लालिमा, हम जल परी हैं और जल ही हमारे जीवन है और ये जल साम्राज्य पूरी दुनिया से बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी इंसान इस साम्राज्य के किनारे तक नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य की नियम अनुसार माया शक्तिहीन कोई भी हमारे राज्य की सीमा पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहन, हमारे इस मानव शिशु कन्या अकेली इस द्वीप में कैसे रहेगी? क्या हम इसे वापस घर नहीं भेज सकते? शायद ये नामुमकिन है, क्योंकि उस घटना के बाद से हमारे इस राज्य से निकल के किसी भी समुद्र किनारे पे जाने की अनुमति नहीं है। हमारे मछली राजा की ये आदेश है। लेकिन हमारे जल सम्राट तो उस दुष्ट कालनाग के पास बंदी है। सम्राट को बंदी बनाकर खुद सम्राट बन के बैठा है। अब हमारी ये जल साम्राज्य और महफूज नहीं है बहन। सोना जलपरी, अपनी उस विश्वासघात दोस्त कालनाग को अगर हमारे राज्य दिखाने के लिए ना ले आते तो हमारे ऐसे हालत कभी नहीं होते। छोड़ो, क्या किया जाए? अब हमारी कन्या को बड़ा करना ही हमारा कर्तव्य है। चलो, हम द्वीप के ऊपर जाते हैं। हमारे कन्या की शायद भूख लगी है। दोनों जलपरियां जल साम्राज्य से अदृश्य होकर मिट्टी के घर के अंदर प्रकट हुई, जहां उनकी बेटी सो रही थी। लालिमा जलपरी अपनी माया शक्ति से बेटी को जगाई। फिर अपनी बेटी को खिलाना, उसके साथ बातें करना, खेलना और बहुत समय बिताने के बाद वो दोनों जलपरियां फिर से जल साम्राज्य में वापस लौट जाते हैं और इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं। आज उनकी बेटी का 18वां जन्मदिन है। बहन, आज कितनी खुशी का दिन है ना? आज हमारी बेटी का 18वां जन्मदिन है। जल्दी चलो, हमारे बेटी के जन्मदिन पर हम बहुत मजा करेंगे। फिर इसके बाद नीलिमा परी और लालिमा परी एक साथ द्वीप पर पहुंचती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत डर जाती है। उनकी बेटी अब बेटी न रही, उसके पैर गायब होके एक विशाल सांप की पूंछ बन गई थी। माँ, देखिए मेरे कितने बड़े पूंछ बनी है। अब तो इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ के जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। आपने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे मेरे जन्मदिन पर ये पूंछ उपहार दिए, है ना माँ? मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैं जंगल से जल्दी घूम के आती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बेटी इच्छाधारी नागिन बन गई है। मुझे लगता है कि इसके असली पिता माता ये जानते थे कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होने वाला है और शायद इसीलिए ही उन्होंने अपनी बेटी को नदी में बहा दिया था। अगर हमारी बेटी सच में इच्छाधारी नागिन बन चुकी है तो उसे जादुई ताकत भी मिली होगी। बहन, क्या आप भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? जैसे ही उनके कन्या जंगल से उनके पास लौटी, तभी दोनों जलपरियां उसे अपने राज्य की सारी घटनाएं बताई। फिर तीनों वहां से अदृश्य होकर जल साम्राज्य में पहुंची। उनकी बेटी अब इच्छाधारी नागिनी बन चुकी थी और इसीलिए पानी के अंदर भी उसे सांस लेने में कोई कष्ट नहीं हो रही थी। केवल तुम ही हमारे जल साम्राज्य को इस दुष्ट कालनाग के अत्याचार से हमें बचा सकती हो। हमारे जल सम्राट और इलेक्ट्रिक मछली ने एक बार उचित दंड देकर कालनाग को जल साम्राज्य से भगाया था, लेकिन फिर से वो दुष्ट वापस आके हमारे जल राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से हम अत्याचार सहन कर रहे हैं। इच्छाधारी नागिन कन्या आगे बढ़ती है और कालनाग को युद्ध के लिए आह्वान करती है। दुष्ट कालनाग, अभी इस राज्य को छोड़ दो। सभी को इस अत्याचार से मुक्त करो, वरना तुम्हारा विनाश मैं ही करूंगी। मेरे जैसा ही प्राणी मैं तो इससे पहले कभी नहीं देखा। ये कहां से आ गया? क्या ये सच है? ये जीव मुझे मारने का रहस्य जानता है? नहीं, ये नहीं हो सकता।
मुझे पता है इस कालनाग की शक्ति कहाँ छुपा है। अब ये लो दुष्ट कालनाग, मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे सीने के कवच तोड़ देती हूँ। नागराज के सीने का कवच तोड़ देने से वो एक इंसान बन जाता है। तभी पानी के अंदर सांस ना ले पाने से वो तैर के उस द्वीप पर पहुँचते हैं। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।